सोचिए जरा, सिर्फ 20%। सुनने में छोटा लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसी संख्या है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को किसी भी वक्त हिला सकती है। एक ऐसी सच्चाई जो शायद सबको हैरान कर दे। दुनिया के कुल तेल आपूर्ति का 20% हिस्सा एक बेहद पतले और खतरनाक रास्ते से होकर गुजरता है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं भारी आर्थिक दाव और जियोपॉलिटिक्स की गहराई में उतरेंगे, बिल्कुल सोर्स मटेरियल पर आधारित। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर जैसी एक 70 साल लंबी क्रोनोलॉजिकल कहानी है। अमेरिका और ईरान के बीच की ये शतरंज की बिसात आखिर बिछी कैसे, और कैसे इसने आज एक ऐसी स्थिति का रूप ले लिया है जहां एक छोटी सी गलती, एक गलत कदम पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है। अब इस भौगोलिक सच्चाई को देखिए जो बिल्कुल एक सिनेमैटिक ड्रामा की तरह लगती है। हॉर्मुज़ की खाड़ी, ये सिर्फ 9 किलोमीटर चौड़ा एक चोक पॉइंट है, यानी एक बेहद पतला सा समुद्री रास्ता। ग्लोबल अर्थव्यवस्था इस पतले से रास्ते पर कितनी ज्यादा निर्भर करती है, ये जानना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा सोचिए, अगर ये रास्ता गलती से भी बंद हो जाए तो दुनिया भर में तुरंत एक आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। और यहाँ पॉइंट ये है कि बात सिर्फ तेल की नहीं है। उन 20% तेल के अलावा गल्फ देशों का लगभग 90% खाना यहीं से आता है। उसके बाद समुद्र के नीचे बिछी क्रिटिकल सबमरीन इंटरनेट केबल्स और खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले डीसैलिनेशन प्लांट्स, जो पूरे क्षेत्र का 60% पानी देते हैं, वो सब इसी नाजुक दायरे में आते हैं। यहाँ एक छोटी सी चिंगारी लगने का मतलब है ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा के दाम और लाखों लोगों के पीने के पानी का अचानक से बंद हो जाना। लिटरली एक चेन रिएक्शन। इस पूरे बवाल की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? कहानी फ्लैशबैक में जाती है 1951 में, जब ईरान के प्रधानमंत्री मोसद्देक ने अपने तेल का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइज करने का बड़ा कदम उठाया। ऑब्वियसली पश्चिमी देशों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, तो 1953 में ऑपरेशन एजैक्स के तहत उन्हें पावर से हटा दिया गया और एक नया शासन लाया गया। और फिर एक हैरान कर देने वाला ट्विस्ट आता है। 1957 में अमेरिका ने ही ईरान को एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत उनकी पहली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी। आयरनी देख रहे हैं आप? अब इस पूरे जियोपॉलिटिक्स के खेल को ध्यान से समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट देखना होगा, पेट्रोडॉलर रीसाइक्लिंग। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था। इसके तहत डिसाइड हुआ कि दुनिया भर का तेल अब सिर्फ यूएस डॉलर में बेचा जाएगा और वो डॉलर्स वापस अमेरिकन इकोनॉमी में रीइन्वेस्ट होंगे, जिसके बदले में सैन्य सुरक्षा मिलेगी। इसी एक फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक ने इस पूरे रीजन में डॉलर का दबदबा और अमेरिकन पावर को पूरी तरह स्थापित कर दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जियोपॉलिटिक्स में स्थिति हमेशा स्थिर नहीं रहती। 1979 की क्रांति ने सब कुछ पलट कर रख दिया। आयतोला खोमेनी के नेतृत्व में भारी विरोध प्रदर्शनों ने अमेरिका द्वारा समर्थित शाह के शासन को उखाड़ फेंका। इस एक विशाल घटना ने जियोपॉलिटिक्स की पूरी शतरंज की बिसात को बिल्कुल नए सिरे से रीसेट कर दिया। पूरा गेम ही बदल गया। और ये घटनाक्रम बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि ईरान ने इस आइसोलेशन और दबाव का जवाब आखिर कैसे दिया। उन्होंने बनाई एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की रणनीति, जिसमें 3 मुख्य कदम उठाए गए। ईरान इराक युद्ध में अकेले संघर्ष करने के बाद ईरान ने पूरे क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को बनाया और उन्हें फंड करना शुरू किया। और तीसरा, सबसे बड़ा कदम था खुफिया तौर पर अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को वापस जिंदा करना। ये लगातार दबाव का सामना करने का उनका एक बेहद एसिमेट्रिकल पर असरदार तरीका था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है कि आखिर ये न्यूक्लियर विज्ञान काम कैसे करता है। ध्यान से सुनिए, जब यूरेनियम एनरिचमेंट 3 से 5% होता है तो वो सिर्फ डोमेस्टिक बिजली बनाता है। 20% तक वो मेडिकल रिसर्च और आइसोटोप्स के काम आता है। लेकिन जब ये 90% का डेंजर मार्क पार कर लेता है तो एक देश घरेलू ऊर्जा उत्पादन से डायरेक्ट एक न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर लेता है। ये एक बहुत ही नाजुक और भयानक सीमा है। अब यहाँ से एक डिजिटल शैडो वॉर शुरू होता है। 2002 में इन खुफिया न्यूक्लियर साइट्स के खुलासे के बाद स्टक्सनेट जैसे एडवांस्ड कंप्यूटर वायरस से इनके सेंट्रीफ्यूजेस पर हमले किए गए। वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया।
हालांकि 2015 के JCPOA समझौते ने स्थिति को थोड़ी देर के लिए स्थिर किया, लेकिन 2018 में जब ये डील अचानक तोड़ी गई तो वो थोड़ी बहुत स्थिरता भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तो इस डील के टूटने का सीधा नतीजा क्या निकला? एक ऐसी टेंशन जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। डील खत्म होते ही ईरान ने अपना एनरिचमेंट तेजी से 7% तक बढ़ा लिया और IAEA मॉनिटर्स के एक्सेस को पूरी तरह रोक दिया। नतीजा ये रहा कि जो ब्रेकआउट टाइम था, यानी वेपन्स ग्रेड मटेरियल बनाने के लिए जरूरी समय, वो घटकर सिर्फ 12 दिन रह गया। सिर्फ 12 दिन। अब कहानी एक बेहद ड्रामेटिक मोड़ पर आती है। जून 2025 का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। किसी सिनेमैटिक क्लाइमैक्स की तरह अमेरिका ने एक सख्त 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर भारी मिलिट्री बॉम्बिंग की। लेकिन ईरान, वो इसके लिए पहले से ही तैयार था। उन्होंने अपने सबसे ज़रूरी सेंट्रीफ्यूजेस को पहले ही खुफिया भूमिगत यानी अंडरग्राउंड जगहों पर छिपाकर बचा लिया था। इन हमलों से बचने के लिए ईरान ने जो रणनीति बनाई थी ना, वो सच में हैरान करने वाली है। इसको कहते हैं मोज़ाइक डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के तहत उन्होंने अपनी मिलिट्री कमांड को 31 स्वतंत्र प्रांतीय हिस्सों में बांट दिया। मतलब अगर केंद्रीय लीडरशिप को फरवरी 2026 के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की तरह निशाना बनाया भी जाता है, तब भी ऑपरेशन बिना रुके चलता रहेगा। उनका पूरा सिस्टम एक जगह से कंट्रोल ही नहीं होता। तो पारंपरिक सैन्य डिकैपिटेशन टैक्टिक्स यहाँ पूरी तरह फेल हो जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा फर्क यहाँ इस आर्थिक और सामरिक असमानता यानी फाइनेंशियल एसिमेट्री में छुपा है। एक तरफ देखिए $16 बिलियन का खर्च और $300 मिलियन के एडवांस्ड रेडार हैं अमेरिका के पास, और दूसरी तरफ ईरान के सिर्फ $20,000 के सस्ते शाहिद ड्रोन्स। ईरान के जाग्रोस पहाड़ों जैसा प्राकृतिक बचाव और अंडरग्राउंड मिसाइल शहर इस पूरे युद्ध को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा करते हैं जहां सिर्फ पैसा या महंगे हथियार जीत तय नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ही अलग लेवल की लड़ाई है। और इसके जवाब में ईरान के पास रिटेलिएट करने की जो ताकत है, वो पूरे रीजन का नक्शा ही बदल सकती है। जरा इसे देखिए। अगर ईरान गल्फ के डीसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाता है तो पानी का भयंकर संकट खड़ा हो जाएगा। हॉर्मुज की खाड़ी में तेल के जहाजों को रोककर वो सीधा पेट्रोडॉलर पर दबाव डाल सकते हैं। ये हमें साफ दिखाता है कि गल्फ में बने बड़े बड़े मिलिट्री बेसेस और दशकों पुरानी सिक्योरिटी गारंटीज कितनी आसानी से क्रॉस फायर में आ सकती हैं। तो इन सभी बातों से आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? हमारे पास बचता है एक अटूट जियोपॉलिटिकल स्टेलमेट, एक ऐसी पैरालाइजिंग सच्चाई जहां पुरानी सारी संधियां टूट चुकी हैं, जहां एडवांस मिलिट्री ताकत को भूगोल ने यानी ज्योग्राफी ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, और जहां रिजीम चेंज लगभग असंभव मालूम होता है। ये एक ऐसी डीप स्थिति है जो पूरी तरह से ग्रिडलॉक हो चुकी है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। आखिर क्या होता है जब हमारी आपस में जुड़ी हुई दुनिया और पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर लंबे पानी के एक रास्ते पर आकर टिक जाती है? ये जियोपॉलिटिक्स और हमारी ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस के नाजुक होने का सबसे बड़ा और सबसे डरावना प्रमाण है। एक ऐसी स्थिति जो सच में हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आगे क्या होगा।